राधे राधे एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट, जो कि हमारा बिजनेस लॉ बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे माना जाता है और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जिससे वो वैलिड माना जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिफाइन किया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को? एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल किया गया है, परमिट किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह से हमारा क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला। मीन्स इस तरह से हम इसको अगर उसमें डिस्क्राइब करेंगे ना अपनी आंसर शीट में, तो एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन दोनों हमारे अच्छे पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। हमारे जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। एग्रीमेंट जो है पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, और पार्टीज़ कितनी होनी चाहिए? 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम हमारे कितने भी हो सकती हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हमारा आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हमें प्रपोज़ल भेजना होता है। प्रपोज़ल होता है, उसका कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, देन प्रपोज़ल की हमारे पास क्या आएगी? एक्सेप्टेंस आएगी उस प्रपोज़ल की, उसके बारे में कम्युनिकेशन होगा पार्टीज़ के बीच में। उसके बाद जब हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पे हमारा क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा बाय म्यूचुअल प्रॉमिसेस। कुछ प्रॉमिसेस करेंगे हम पार्टी एक दूसरे से, और उसके बेस पे क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद वो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो है परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है, ये हमारे इसके स्टेप्स थे। क्या क्या था? द फर्स्ट वन इज़ प्रपोजल होगा, उसके बारे में कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द पार्टीज़। सेकेंड वन इज़ एक्सेप्टेंस होगी प्रपोजल की, और उसके बारे में कम्युनिकेशन होगा। थर्ड वन इज़ एग्रीमेंट होगा म्यूचुअल प्रॉमिसेस के द्वारा। एंड फोर्थ वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होगा? जब हमारा जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन क्या होगा? जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे। ठीक है, हमने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कर ली, उसके फीचर्स कर लिए, देन स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो कर लिए। अब आता है टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, किसका स्कोप ज़्यादा है और किसका स्कोप कम है। ठीक है, ये हम सब करेंगे। इसमें जो सबसे जो फर्स्ट लाइन आती है हमारे की, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। समझ आ रही है आपको ये बात? जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट बनना ज़रूरी है। एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बट ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही एग्रीमेंट हमारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों, कि सारे ही एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। नहीं, कुछ ओनली एग्रीमेंट भी रह जाते हैं। तो सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट,
कॉन्ट्रैक्ट तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके लिए हमें एग्रीमेंट तो करना ज़रूरी ही है, बट एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। नहीं, एग्रीमेंट ओनली एग्रीमेंट भी हो सकता है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, ओनली वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं जो हमारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों। इसके अंदर ये हमारा ना 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है या तो ऐसे ही पूछ लेगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, डिफाइन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आ सकता है कि एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। आप अपने व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो दोनों के बारे में, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बट 101% इसके चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो इसमें क्या है, देखो कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम द फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, प्रपोजल से, एग्रीमेंट फिर बनता है, फिर हमारा वो लॉ में आता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो देन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सबसेक्शन कौन सा है, ई, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा जो, एक सेकेंड, हमारा जो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मीन्स कोई भी प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस का सेट जो कि एक कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है हमारा एग्रीमेंट। प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए दोनों पार्टीज कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है। अगर आप इस इस इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन का मीनिंग बनाओगे ना, तो आपको क्या समझ भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप वर्ड टू वर्ड सेम लिख भी पाओगे। इसलिए मैंने सिर्फ इसका ही मीनिंग बताया। वैसे तो मैंने एग्रीमेंट आपको बताया था, जो मैंने ये लिखा हुआ है प्रपोजल, और जब हमारी एक्सेप्टेंस उसकी आ जाती है तो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस प्लस पार्टी की कंसिडरेशन भी आ जाती है तो हमारा एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो इसी का ही हमने थोड़ा इसकी फॉर्म में ला के ये एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ये लिखेंगे, देन एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय विच 2 or more persons or parties promise to do or abstain from doing और सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, एक प्रपोजल होता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है, जिसके द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन या पार्टी प्रॉमिस करते हैं किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को नकारने के लिए। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट एक प्रपोजल होता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है, जिसके द्वारा 2 जो पार्टीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की जो पार्टी है, वो किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस करती हैं या फिर किसी काम को ना करने के लिए प्रॉमिस करती हैं। ठीक है, देन एन एग्रीमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ प्रॉमिस और promises and these promise by the parties to an agreement act as consideration for each other। कि एग्रीमेंट के अंदर ना promises आते हैं बहुत सारे, और ये जो promise पार्टी एक दूसरे से करती है, ये उनके लिए किस चीज़ का काम करते हैं, कंसिडरेशन का काम करते हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे से जब वो प्रॉमिस कर देते हैं तो एक वो हो जाती है ना कि हाँ कंसिडरेशन मिल जाती है उन्हें, कि हाँ भाई इसने ज़ुबान दी है या इसने प्रॉमिस किया है, दावा किया है, तो ये चीज़ करेगा, तो वहाँ पे उनकी कंसिडरेशन मिल जाती है। ठीक है, अब करते हैं कि इन सब से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, आई थिंक ये तो ना आपको टिप्स पे हो ही गया होगा कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, लॉ के द्वारा परमिटेड होता है, वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब जो भी हमने किया उससे हमारा क्या क्लियर हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है। एग्रीमेंट चाहिए हमें, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर, और क्या होनी चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, मतलब लॉ ने परमिशन दी गई हो। तो जो ऊपर हमने किया, इससे हमारा ये भी क्लियर हो गया है कि जो एग्रीमेंट है
उसका स्कोप ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं और जो लॉ के द्वारा परमिट किए गए होते हैं, और जो लॉ के द्वारा परमिट नहीं किए गए होते वो वाले एग्रीमेंट्स भी आते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि लॉ के द्वारा परमिट किए गए होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एन एग्रीमेंट दैट इम्प्लाइज नॉन लीगल ऑब्लिगेशन वुड रिमेन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट जिसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती है वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। और जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि अरुण ने अपने फ्रेंड वरुण को टी के लिए इनवाइट किया और उसने उसका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया वरुण ने। दिस इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। ये सोशल एग्रीमेंट है, उन दोनों के बीच में आपस में पर्सनल हो, सोशल और डोमेस्टिक हो, वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो एट द कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी ना हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, जब हमारा ये क्वेश्चन आएगा ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें इस तरह से ही एक्सप्लेन करना है। पहले ये सारा एक्सप्लेन करना है, एग्रीमेंट कैसे बनता है, कंसिडरेशन आती है, एब्सटेन टू डूइंग और प्रॉमिस टू डू, ये सब कुछ। और फिर हमें बताना है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फिर हमें बताना है कि वाइडर स्कोप है इनका, फिर बताना है एक एग्जांपल देके, तो उसका थोड़ा सा कंक्लूजन में फिर हमारी वो क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट आ जाती है और देन हम उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। सभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट कैसे हैं? देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, देन वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये तो हमें पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। बिना किसी एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो एक एसेंशियल और प्राइमरी एलिमेंट है एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कहावत भी है कि वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, फॉर विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक। कि जहाँ से धुआं उठ रहा होता है मतलब वहाँ पे आग लगी है, अगर वहाँ पर आग ही नहीं लगी तो धुआं उठेगा कैसे? तो इसीलिए ही जहाँ पर एग्रीमेंट होता है वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कैसे कह सकते हैं, जस्ट एज फायर गिव बर्थ टू स्मोक, जैसे कि आग स्मोक को बर्थ देती है, इन द सेम वे एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ देता है। ये समझ आया? ये एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल लेके आते हो ना तो एग्जामिनर ना खुश हो जाता है और बस आगे चाहे वो पढ़े भी ना, वो मार्क्स दे देता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनदर एसेंशियल एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, एमर्जेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है पार्टीज़ के अंदर। हमारे ना बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जिनको किसी लीगल ऑब्लिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिनके अंदर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो वो वाले जो एग्रीमेंट हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि ए ने बी को कार दी रिपेयरिंग के लिए, और बी ने उसको क्या बोला कि वो 2000 रुपीज़ लेगा रिपेयरिंग के लिए। अगर ए जो है एग्री कर जाता है 200 रुपये देने के लिए और बी एग्री कर जाता है कार रिपेयर करने के लिए, तो उन दोनों के आपस में प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस भी दे दी। ठीक है, प्रॉमिस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गई 200 रुपये की, तो वहाँ से क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो जब वो पे करने के लिए लायबल है, उसने बोल दिया है, और अगले बंदा रिपेयर करने के लिए भी बोल रहा है, तो वहाँ पे ना उन पे इम्पोज एंड ऑब्लिगेशन हो जाता है दोनों पे ही। उनका ये एक तरह से मजबूरी कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्हें ये काम करने हैं, उसने उसको पे करना है और उसने रिपेयर करनी है।
तो वो जो क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द टू। ठीक है। थर्ड जो वाइटल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये तो आपको पता ही है। अगर जो है एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्टी जो है अपना प्रॉमिस नहीं निभाती है तो क्या है दूसरी जो पार्टी है वो कोर्ट में जाके इसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ कुछ कोर एलिमेंट्स है जिनके बिना जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंड नहीं हो सकता या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। किसी भी एग्रीमेंट को लीगली बाइंड करने के लिए इन कोर एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से हैं वो, एग्रीमेंट जो है उसके अंदर प्रपोजल होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ के अंदर प्रॉपर ट्रस्ट होना चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वैलिड ही कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को उठा के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपका एग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो एग्रीमेंट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। वॉइड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, जिसको उन्होंने परमिशन नहीं दी है। ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा वॉइड किया गया हो, काटा लगाया गया हो लॉ के द्वारा। एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन, वेरीफाइड और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये तो आपको पता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। बार बार एक ही बात आ रही है ना, बहुत ईजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी। ये तो हमने किया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एग्रीमेंट नहीं होते और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने उसमें उल्टा बोला था ना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, ऐसा बोलना था मुझे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एग्रीमेंट को डिफाइन करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो या वो लीगली बाइंड हो। जो नहीं है वो एग्रीमेंट ही रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीमेंट दैट आर नॉट लीगली बाइंड आर जैसे कि इन्विटेशन टू डिनर, कैजुअल इन्विटेशन दे दिया किसी को, घर पे बुला लिया ऐसे ही, तो वो एग्रीमेंट तो बन जाता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे लीगल फाउंडेशन नहीं है कोई भी। देन हमारा आता है एन एग्रीमेंट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। अब आइए सेम ऊपर वाला, वो जिनके पास लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती वो क्या है, क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि एग्रीमेंट की वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट की उससे कम टर्म है। सच एग्रीमेंट कैन नाइदर बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ और इम्पोजेबल, सेम वही चीज़ है, मतलब हमें ना वही रिपीट कर करके दिखा देना है बस। एन एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी विद इन द फ्रेम। जो एग्रीमेंट है ना उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर काम करे या फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट को नीड नहीं होती, ये नीड किसको होती है, कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो ये नीड फुलफिल कर रहा है एग्रीमेंट तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं करा तो वो फिर भी एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट तो वो है ही। ठीक है। अगर प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो या ना हो। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा तो भी वो एग्रीमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा ही उसमें। हाँ, नाम उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा बट एग्रीमेंट तो वो फिर भी रहेगा, ना हो चाहे हो। ठीक है। ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया कि ना वो सी को फिजिकल हार्म पहुंचाएगा, व्हेन द लेटर बी डज नॉट लाइक एंड बी प्रॉमिस टू पे ए। क्योंकि बी ना सी को पसंद नहीं करता था तो बी ने क्या किया, प्रॉमिस किया ए को कि वो ना 1000 रुपये दे देगा उसे ये सब करने के लिए। क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता तो उन्होंने ना आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बोलेंगे तो यही कि उन्होंने आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि
तू मुझे ना सी बंदा जो है वो पसंद नहीं है, तो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ इतने रुपए, तू उसको मार डाल या तू उसको किडनैप कर ले या कुछ भी। बट वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और सबसे मेन चीज़ वो इलीगल है। ठीक है, वो वॉइड होगा, लॉ के द्वारा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो हम कंक्लूजन में लास्ट में लिख देंगे कि जो एग्रीमेंट है उसकी बहुत वाइडर स्कोप है देन कॉन्ट्रैक्ट से। जो एग्रीमेंट है इम्प्लाइज फुलफिलिंग सम एग्रीड कंडीशन। इट मे बी वेल सेड दैट कि जो एग्रीमेंट है वो जीन्स है ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज। एग्रीमेंट एक जीन्स है, कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सिर्फ एक स्पीसीज है, एक स्पीस है। तो क्या है, क्योंकि एग्रीमेंट ने ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या दिया है, बर्थ दिया है। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा था इस चैप्टर में। इसके बाद हम करेंगे कि हमारे कौन कौन से टाइप्स के वैलिड एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं हमारे। ये करा दूँ क्या? चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और होता है कि एग्रीमेंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बस फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म है। इतना ही है। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। अगर किसी को भी नोट्स की ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके नोट्स ले सकता है मेरे से। ठीक है, मैं उसको पर्सनली नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।